तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो है वो किसी भी एक रिसर्च टॉपिक का वो एक ओवरव्यू है। वो आप उस टॉपिक के ओवरव्यू को बताते हैं, ठीक है। उसमें आप ये बताते हैं कि इस पे क्या चीज काम हो चुका है, क्या काम नहीं हुआ है और क्या काम आपको करना चाहिए। ये जो है आपका इसका प्रीमाइस है कि ये चीज को आपको कंसीडर करते हैं। तो तीन चीज हम लोग जनरली ध्यान में रखते हैं कि अभी तक क्या काम नहीं हुआ है, ये हमारा बिना लिटरेचर रिव्यू के पता नहीं चल सकता है। तो जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हमको पता चलता है कि अभी तक हमारे टॉपिक पे जो स्पेसिफिक हमारा ब्रॉड एरिया जिसको हम लोग पहले चुनते हैं, तो उस पे क्या काम हुआ है और दूसरा कि क्या काम नहीं हुआ है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि जो हमारे सैलेंसर अभी बता रहे थे कि गैप जो आइडेंटिफाई करना होता है, तो ये वो क्या काम नहीं हुआ है, ये वही पार्ट है कि गैप। कभी भी आप जब रिसर्च लिखते हैं तो जो भी आपके सुपरवाइजर हैं, गाइड हैं, या फिर कभी जब प्रेजेंट करते हैं अपने कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, तो वो सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन के समय सबसे पहले पूछते हैं कि आपका रिसर्च गैप क्या है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग उस समय तक रिसर्च गैप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। उसका बेसिक जो कमी है वो ये है कि हमारा प्रॉपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर उस समय तक नहीं हुआ रहता। तो आपका जो शुरुआत का जो कोर्स वर्क का टॉपिक जो टाइम है, उसमें सबसे जो हमको कोर्स वर्क का और उसके बाद का भी जो मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर रिव्यू को करें, ज्यादा से ज्यादा लिटरेचर को पढ़ें जो कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, और उसके हिसाब से हम गैप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि इस टॉपिक पे क्या काम नहीं हुआ है। दूसरा चीज एक और चीज होता है, जब हम लोग रिसर्च में शुरुआत में शुरू करते हैं तो एक ब्रॉड एरिया हम लोग चुनते हैं। मतलब कोई स्पेसिफिक टॉपिक ना चुन के हम लोग एक ब्रॉड एरिया चुनते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना बताएं अगर, तो हमारा था कि एग्रीकल्चर क्रेडिट, सीधा एक लाइन में एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया या एग्रीकल्चर क्रेडिट इन क्या कहते हैं कि एक पर्टिकुलर पूरे इंडिया के बारे में, या सीधा एग्रीकल्चर क्रेडिट हमने लिख दिया था, इतना था बस। अब क्या हुआ कि भाई जबकि वो टॉपिक आपका जो है ऐसा नहीं है कि आपने लिख दिया एग्रीकल्चर टॉप क्रेडिट तो वो एक कोई रेलिवेंट टॉपिक हुआ, लेकिन क्या है कि वो ब्रॉड एरिया है, वो अभी टॉपिक का शेप नहीं लिया है। अब आप जब ऐसे ही कहते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस के बारे में हमको जानना है, तो आपको अभी पता नहीं है कि हमको किस दिशा में एग्जैक्टली करना है। तो आप क्या करते हैं कि आप वहां पे जितना भी उसमें आपका क्या कहते हैं कि डायमेंशन है आपका उस पर्टिकुलर ब्रॉड एरिया से रिलेटेड, उसके बारे में आप स्टडी करते हैं। और ब्रॉड एरिया का मतलब यह है कि जितना पॉसिबल उसमें आपका क्या कहते हैं कि टॉपिक बन सकता है। अब फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर फाइनेंस को अगर हम लें तो क्या क्या टॉपिक बन सकता है, या एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम लोग लिख रहे हैं तो एग्रीकल्चर क्रेडिट में भाई हम एग्रीकल्चर क्रेडिट को प्रोडक्टिविटी से देख सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट को हम लोग जो है उसका एक्सेस को देख सकते हैं, हम एक्सेस को डिमांड साइड से देख सकते हैं, सप्लाई साइड से देख सकते हैं, एग्रीकल्चर क्रेडिट का हम जो है रिपेमेंट देख सकते हैं। तो इस तरह से मतलब बहुत सारा आपका जो है यहाँ पे बहुत सारा एरिया आपका बन रहा है जो कि आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर ब्रॉड एरिया के अंतर्गत स्टडी करते हैं। और जब आप लिस्ट कर लेते हैं कि ठीक है हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंतर्गत इतना ब्रॉड, इतना जो है सब टॉपिक मेरा बन रहा है। जब सब टॉपिक बन रहा है, मान लीजिए एक प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड होगा, एक मान लीजिए एक एग्रीकल्चर एक्सेस से रिलेटेड होगा, मान लीजिए एक जो है आपका रिपेमेंट से रिलेटेड हो गया, तीन को एक मान लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा इसमें चीज हो सकता है कि आप किस टाइप का काम करना, किस टाइप का अभी तक काम हुआ है। तो जनरली आप देखेंगे तो सेकेंडरी लेवल, सेकेंडरी डेटा बेस्ड स्टडी जो है वो करना जो है वो ज्यादा आसान माना जाता है, क्योंकि डेटा आपके पास अवेलेबल रहता है, आपको सिर्फ उसको
जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है रिजल्ट निकाल करके आप इंटरप्रेट कर सकते हैं जो है, तो वो जो है आसान माध्यम माना जाता है अगर आपको डेटा हैंडलिंग आता है आपको यहाँ पे। तो ये चीज आप देखेंगे कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क है वो सेकेंडरी डेटा बेस्ड है। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी डेटा जो है वो कोई ना कोई एजेंसी, जैसे कि आपका जो है डेप्ट इन्वेस्टमेंट सर्वे जो है वो आपका जो है एनएसएसओ कलेक्ट करता है, या आईएचडीएस सर्वे करता है, एग्रीकल्चर मतलब एक ब्रॉडर सर्वे करता है, लेकिन आप उसमें अपना वेरिएबल खोज सकते हैं। तो इस तरह से ये जो दो मेजर सर्वे है, मैक्सिमम जो सेकेंडरी डेटा बेस्ड स्टडी है वो इसी के ऊपर आपको दिखेगा, और मेजर जो अच्छा पब्लिकेशन है वो भी इसी पे देखेगा। प्राइमरी डेटा बेस्ड जो स्टडी है उसका आपका विजिबिलिटी कम दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो करना थोड़ा मुश्किल है रिसर्चर के लिए भी, और जो फंडिंग भी आपको एक प्राइमरी डेटा बेस्ड स्टडी जो है उसके लिए भी करना आपको वो है। तो अब क्या है कि सेकेंडरी डेटा बेस्ड स्टडी का अपना लिमिटेशन है। तो सेकेंडरी डेटा बेस्ड जो आपका लिमिटेशन है, क्यों? क्योंकि वो जो आप किसी के द्वारा किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किए हुए डेटा को आप जो है स्टडी करते हैं, मतलब अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग मोड़ना चाह रहे हैं। तो पता चला कि आपने जो वेरिएबल आइडेंटिफाई किया है लिटरेचर रिव्यू के थ्रू, वो वेरिएबल उसमें नहीं है, उस डेटा में नहीं है। तो क्या होगा कि आपको वो वेरिएबल छोड़ना पड़ेगा। इन प्राइमरी डेटा में क्या है कि हम जब लिटरेचर के द्वारा, जैसे सर ने अभी बताया आपको कि हम वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड जब हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि किस टॉपिक को चुनना है, मान लीजिए कि हम एक्सेस को देख लिए, रिपेमेंट को देख लिए, प्रोडक्टिविटी को देख लिए, और भी बहुत सारा हम सब टॉपिक आइडेंटिफाई करके और लास्ट में हम फाइनलाइज करते हैं कि नहीं हमारा टॉपिक जो है ये होगा। ये पर्टिकुलर जो है ब्रॉड एरिया से हमने 6 महीने साल भर के लिटरेचर रिव्यू के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में गैप है और सब टॉपिक चुन सकते हैं। फिर आप उस सब टॉपिक को चुन लेते हैं। एक और चीज ध्यान रखने का है कि लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे ही आपका टॉपिक का मॉडिफिकेशन आपका होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो टॉपिक चुन लिया या ब्रॉड एरिया जो चुन लिया वो फिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, आपको ये है कि आपको रहना उसी के आसपास है, यानी उसी एरिया में रहना है, लेकिन आप स्पेसिफिक उसमें टॉपिक चुन सकते हैं बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर आपको ये भी बता रहा है कि आप अपने टॉपिक को नैरो डाउन या उसको एक तरह से कहें कि फोकस्ड कैसे करें, क्योंकि आप बड़ा अगर रखेंगे टॉपिक को तो उस पर रिसर्च करना मुश्किल है, क्योंकि फिर उसका बहुत सारा एरिया है और वो आप कवर नहीं कर पाएंगे। तो रिसर्च का एक और मेन फोकस रहता है कि आप बहुत ही नैरो और बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही प्रिसाइज आप अपना टॉपिक रखिए। इससे आपका जो है समय बचेगा, इसका ऑब्जेक्टिव तय करने में आसानी होगा, हाइपोथेसिस तय करने में आसानी होगा, आपका जो है मेथोडोलॉजी तय करने में आसानी होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू आपका जो है एक तरह से बहुत ही कोर में आता है। और एक और चीज है कि लिटरेचर रिव्यू एक मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि भाई 6 महीना पढ़ लिया तो लिटरेचर रिव्यू खत्म हो गया। जैसे भाषा में कहते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, तो भाषा को एक दिन में नहीं सीख सकता, वो जीवन भर सीखने की है। वैसा ही आपका लिटरेचर रिव्यू जो है वो आपका एक तरह से कहिए कि 50% आपका टाइम जो है आप देते हैं उसमें लिटरेचर रिव्यू में आप। और ऐसा नहीं है कि भाई साल भर हमने लिटरेचर रिव्यू कर लिया तो खत्म हो गया, क्योंकि लिटरेचर जो है वो ऐड होते रहता है। तो हर एक साल आपका जो है वो नया लिटरेचर आ जाएगा, तो आपको उसको भी आपको इनकॉर्पोरेट करना होगा, और तब तक करना होगा जब तक कि आप अपना थीसिस को सबमिट ना कर दें। तो लिटरेचर रिव्यू एक जो है एक तरह से कहिए कि डायनेमिक चीज है, वो स्टैटिक नहीं है कि हमने कर लिया और वो खत्म हो गया। तो इतना चीज ये एक तरह से आपको कहे कि ब्रॉडर है। अब एक इसके अलावा अगर देखना चाहें तो अब हम लोग क्या करते हैं कि क्या क्या चीज को हम लोग जो है लिटरेचर रिव्यू में हम लोग यहाँ पे एक तरह से क्या करते हैं कि देखते हैं। तो अलग अलग पर्पस को हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। पहला है कि भाई हमसे रिलेटेड कौन कौन सा लिटरेचर जो है अभी तक एग्जिस्ट करता है,
ये चीज को हमको फाइंड करना है। दूसरा है कि ओवरऑल जो ये टॉपिक में जो हम टॉपिक चूज किए हैं उसमें आपका लार्जर डिबेट क्या चल रहा है, इसके बारे में लोग क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। तो आपको पता चला बहुत लोग फॉर में लिख रहे होंगे, बहुत लोग अगेंस्ट में लिख रहे होंगे, बहुत लोग बहुत तरह का आर्गुमेंट दे रहे होंगे। तो वो मतलब इस पर डिबेट क्या है वो भी आपको जो है लिटरेचर रिव्यू ही क्लियर करता है। गैप का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिना अगर आपका गैप एक बार आइडेंटिफाई हो गया तो आपका समझिए कि मैक्सिमम चीज क्लियर हो गया, और गैप से ही आपका ऑब्जेक्टिव भी तय होता है। एक तरह से समझिए कि लिटरेचर रिव्यू ही आपका टॉपिक भी तय कर रहा है। टॉपिक इन द सेंस कि सब टॉपिक में से स्पेसिफिक टॉपिक, जो ब्रॉडर टॉपिक में बहुत सारा सब टॉपिक बनेगा और उसमें से हम स्पेसिफिक टॉपिक चुन रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कि आपका लिटरेचर रिव्यू ही आपको यह तय कर रहा है कि आपका टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक टॉपिक आप फाइनल क्या करेंगे बाद में। लिटरेचर रिव्यू ही ये बताता है कि आप इसको क्यों चुन रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हम लोग इसको कहते हैं कि आप ये टॉपिक को क्यों चुने। तो आपको बोलेगा कि व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, तो लिटरेचर रिव्यू ये बताएगा आपको कि आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है। तो मतलब कि इस स्टडी को आप क्यों कर रहे हैं, ये भी आपका लिटरेचर रिव्यू ही आपका वहां पे क्लियर करता है। वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन आपका एक तरह से कहिए पूरे रिसर्च का कोर है। कोर इन द सेंस कि कहिए कि आप एक बार अगर टॉपिक तय कर लिए, जनरली लोग का लास्ट तक टॉपिक ही तय नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वो जो है आपका प्रॉपर जो उनको लिटरेचर रिव्यू करना था वो नहीं कर पाए। दूसरा, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास जो है प्रॉब्लम क्यों लिए, तो भाई कोई बता दिया इसलिए ले लिया। प्रॉपर रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम भी उनके पास नहीं है। वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन बेस्ड ऑन आपका ऑब्जेक्टिव वो भी तभी संभव है जब आप जो है ब्रॉडर रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप किए हैं। तो पहले ब्रॉडर करेंगे, फिर जब एक बार हमारा स्पेसिफाई हो गया टॉपिक, यही फाइनल हो गया टॉपिक, तो फिर हम जो है उस जो स्पेसिफिक टॉपिक जो हम लोग चुना है उसको जो फाइनल किया है उसके बेसिस पे हम लोग वेरिएबल भी आइडेंटिफाई करेंगे। वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन बहुत बड़ा काम है जो कि हम लोग मैक्सिमम टाइम स्किप करते हैं। अगर आप लिटरेचर रिव्यू सही से नहीं कर रहे हैं तो वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो एक और चीज है कि चाहे वो आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी टाइप का आपका रिसर्च है, वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन वो की है। तो वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका समझिए कि दिक्कत है फिर। ठीक है। तो टॉपिक आइडेंटिफिकेशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम को हमको डिटरमाइन करना और वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन करना। अब यह है कि वेरिएबल आइडेंटिफाई कैसे करें, तो ये भी मतलब इशू आएगा कि कैसे करें वेरिएबल आइडेंटिफाई। ये चीज को हम लोग जो है आगे देखेंगे यहाँ पे। और एक और चीज है कि मतलब अगर हम इंपॉर्टेंस अगर इसका हम देखना चाहें तो आपका टॉपिक तय किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम तय किया, वेरिएबल तय किया कि क्या क्या वेरिएबल है, आपका जो है रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव तय किया। इसके बाद एक बार आपने ऑब्जेक्टिव तय कर लिया तो आपका क्या मेथोडोलॉजी होगा। मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि आप क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। ठीक है। तो मेथोडोलॉजी कैसे पता चलेगा। मान लीजिए कि हम फर्स्ट टाइम रिसर्चर हैं, हमको रिसर्च के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो आपको कहां से मेथोडोलॉजी पता चलेगा कि हम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए क्या मेथड चूज करें। मेथड का मतलब है, अगर मान लीजिए कि आपका जो है क्वांटिटेटिव डेटाबेस है तो आप क्या चीज चुनेंगे, कौन सा मेथड चुनेंगे। परसेंटेज एनालिसिस करेंगे हम, मीन मीडियन मतलब इसको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज करेंगे हम, जो है कोरिलेशन यूज करेंगे, रिग्रेशन यूज करेंगे। रिग्रेशन में भी आपका अलग अलग जो है वो है कि हम जो है सिंपल रिग्रेशन यूज करें कि आपका क्या कहते हैं वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करें, 2SLS करें, 3SLS करें, या फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे लॉजिट मॉडल यूज करें, प्रॉबिट मॉडल यूज करें। तो अब
आप क्या मेथड यूज करेंगे वो आपको लिटरेचर से ही पता चलेगा। तो सिंपल है, मान लीजिए हमको कुछ भी नहीं पता है तो हम ये देखेंगे कि हमारे उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पे जो हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं उस पे लोग क्या मेथड लगा रहे हैं। मान लीजिए कि आपका जो है डिपेंडेंट वेरिएबल वो डाइकोटोमस है। डाइकोटोमस का मतलब ये हुआ कि आप उसको 0 और 1 के फॉर्म में आप रखे हैं। या उदाहरण के लिए अगर हम क्रेडिट का उदाहरण लें, क्रेडिट एक्सेस का उदाहरण लें, एक्सेस का मतलब क्रेडिट तक पहुंच, फॉर्मल क्रेडिट तक पहुंच मान लें अगर हम उसको उदाहरण लेते हैं, तो हमको ये बताना पड़ेगा कि भाई एक्सेस टू क्रेडिट। तो आपको मालूम होगा कि भाई हम ऑब्जेक्टिव में ये रखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ क्या क्रेडिट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्सेस टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट क्या है, यही होगा आपका। फिर आपका होगा कि भाई मतलब डिग्री ऑफ एक्सेसिबिलिटी कितना है। तो आपको क्या मैं इस दो ऑब्जेक्टिव को मतलब एक तरह से कहिए कि चूज वो करने के लिए सेटिस्फाई करने के लिए आप मेथड क्या चूज करें, कैसे पता चलेगा। तो आपको लिटरेचर रिव्यू बताएगा कि कौन सा आप मेथड चूज करें। अब देखिए लिटरेचर रिव्यू में भी क्या है कि वो अलग अलग मेथड यूज किया होगा। तो हो सकता है कि कहीं आपको सिंपल रिग्रेशन करके एक्सेस निकाल दिया होगा। अब यह है कि एक्सेस अगर कह रहे हैं तो एक्सेस का मतलब क्या है, तो डिफिनेशन कहां से आएगा, डिफिनेशन जो है वो भी आएगा लिटरेचर रिव्यू से। तो एक तरह से कहिए कि आपका यहाँ पे मतलब एक माइन्यूट चीज है, छोटा चीज है आपका एकदम, बहुत ही मतलब लिटरेचर रिव्यू के बिना रिसर्च संभव ही नहीं है, एक तरह से ये कह सकते हैं। तो आप छोटा चीज को देखिए। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि मेथोडोलॉजी में हम कौन सा मेथोडोलॉजी यूज किया, तो आपको लिस्ट करना पड़ेगा कि अलग अलग लिटरेचर में अलग अलग राइटर इस तरह के टॉपिक पे क्या क्या मेथड यूज किया हुआ है। अभी हमने एक्सेस का बताया आपको। एक्सेस में अगर आप देखेंगे तो सिंपल क्या किया, बहुत सारे लोगों ने उसको जो है पहले एक्सेस डिफाइन कर लिया, तो डिफिनेशन भी लिटरेचर रिव्यू से हमको मिल गया। फिर आप जो है उसमें सिंपल आप जो है परसेंटेज एनालिसिस, जनरली नहीं कुछ आता है तो परसेंटेज एनालिसिस चलता है आपका। अगर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो नहीं कुछ चलेगा तो परसेंटेज एनालिसिस और मीन, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, आपका मीडियन मोड और फिर इससे रिलेटेड जितना भी आपका चीज है। थोड़ा सा एडवांस में अगर आप जाएंगे तो रिग्रेशन यूज करना ठीक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम मीन निकालते हैं या परसेंटेज निकालते हैं तो वो पर्टिकुलर वेरिएबल के बीच में वेरिएबल का परसेंटेज बता रहा है, लेकिन वो रिलेशन नहीं बता रहा है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि भाई लोग एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं या एक्सेस कर पा रहे हैं तो क्यों कर पा रहे हैं, तो उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, अब अगर आपको ये रिलेशनशिप जानना हो यानी कॉज एंड इफेक्ट जानना हो तो आपको फिर हायर लेवल पे आना पड़ेगा और फिर आपको रिग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। अब रिग्रेशन में आपको बताया कि सिंपल रिग्रेशन है, तो सिंपल रिग्रेशन के लिए आपको एक कंडीशन, उसका जो एजम्पशन है आपको मालूम ही होगा कि उसका जितना भी एजम्पशन आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसमें क्या है कि आपका जो जितना भी मैक्सिमम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, यानी नंबर के फॉर्मेट में है, क्वांटिटेटिव नंबर कोई है, उसको हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल बोलते हैं आपका। तो इस फॉर्मेट में है, तब हम जो है कॉज एंड इफेक्ट निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए भाई एक्सेस नहीं हो पा रहा है या हो पा रहा है तो उसको कौन डिटरमाइन कर रहा है। वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई किया लिटरेचर के द्वारा कि भाई नहीं, एजुकेशन एक वेरिएबल है, एक पर्टिकुलर मान लीजिए कि कोई कुमार करके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में राइटर है, प्रोफेसर है, वो पब्लिश किया है मान लीजिए बहुत बड़े जर्नल में, और वो बता रहा है कि आपका एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुत सारे, वो अपना लिमिटेड अपने हिसाब से बता रहा है कि भाई हमारे स्टडी में एजुकेशन इंपॉर्टेंट वेरिएबल है, हमारे स्टडी में कास्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है। अब उसमें भी वो बता रहा है कि कास्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन आपका जो है एससी और एसटी कास्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी के लिए वो कह रहे कि नहीं, बाकी जो है बाकी जनरल के बराबर ही है। तो जो जिनका एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पा रहा है वो कौन है, तो एससी और एसटी कम्युनिटी है, वो बैकवर्ड है। ठीक है, तो वो उनका एक्सेस नहीं हो पा रहा है, वो नहीं लोन ले पा रहे हैं, जो किसान हमारे ये ग्रुप में आते हैं।
वुमेन किसान है वो नहीं लिखा है। तो मान लीजिए कि आपको एक रिव्यू ऑफ लिटरेचर से 5 वेरिएबल पता चला, 5 वेरिएबल आप रख लिए। फिर दूसरे रिव्यू ऑफ लिटरेचर से हो सकता है कि 3-4 वेरिएबल कॉमन पता चले, लेकिन उसमें 2-3 वेरिएबल अलग पता चलेगा। तो इस तरह से जब आप 150 लिटरेचर रिव्यू आप करेंगे तो आपको जो है मतलब करना तो जितना आप कर सके उतना अच्छा है, लेकिन मान लीजिए हम जो है 50 ऐसा रिसर्च है जिसमें कि अलग अलग वेरिएबल यूज कर रहा है, तो हमको वेरिएबल से ही पता चलेगा कि भाई इसमें इन 50 लिटरेचर में इन्होंने 10 वेरिएबल यूज किया है, लेकिन 11वां वेरिएबल जो हमारे दिमाग में है वो उन्होंने यूज नहीं किया है। अब जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सेकेंडरी डेटाबेस्ड स्टडी में जो करप्शन का एलिमेंट है उसको छोड़ दिया जाता है। मान लो जैसे कमीशन का, कि बैंक से लोन लेने के लिए कितना कमीशन आपने पे किया, या बैंक वाले ने कमीशन लिया कि नहीं लिया। तो ये सब जो क्वेश्चन है जनरली सेकेंडरी डेटा में, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव अलग चीज रहता है, आप उसके पर्पज से निकालते हैं, तो वो उनका ऑब्जेक्टिव दूसरा चीज है। भाई डेप्ट इन्वेस्टमेंट सर्वे बता रहे हैं कि भाई कितना डेप्ट लोग लिए हैं, उधार लिए हैं, या कितना निवेश किया है, तो वो उनका पर्पस अलग है, तो वो चीज को वो कवर नहीं करते हैं। तो अब जब आप सारा लिटरेचर रिव्यू कर ले तो पता चला अच्छा है ये जो कमीशन वाला एलिमेंट है इसको कवर नहीं किया है, ये जो मनी लेंडर जो है वो उसका एलिमेंट है उसको बहुत कम लिटरेचर ने कवर किया है और बहुत पुराना वो काम है, तो हो सकता है एरिया स्पेसिफिक काम ना हुआ हो। ठीक है, ये भी पता आपका लिटरेचर रिव्यू के ही थ्रू चलेगा। तो लिटरेचर रिव्यू आपका एक तरह से कहिए कि यहाँ पे हो रहता है। इसके बाद आपका यहाँ पे हमने बताया कि डिफिनेशन को अगर आप हाईलाइट करें तो आपको क्या होता है कि जब आप वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको बताना पड़ेगा कि ये वेरिएबल का मतलब क्या है। अब जैसे कि हम कहें कि भाई एक्सेस टू क्रेडिट, हम कह रहे हैं ये एक वेरिएबल है, तो क्या इसका मतलब क्या है, इसको क्या डिफाइन करते हैं। तो क्या है कि किसी लिटरेचर ने डिफाइन किया है कि अगर कोई आदमी, फॉर्मल क्रेडिट का बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो अगर कोई बैंक से सिर्फ लोन लेता है तो हम उसको एक्सेस कहेंगे। ठीक है, तो बैंक से अगर लोन ले रहा है एग्रीकल्चर के लिए तो हम उसको कहेंगे एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट है। अब क्या है कि हो सकता है कि बैंक से वो लोन जो है ये ले रहा हो लेकिन बहुत कम अमाउंट में हो, या हो सकता है कि हम एक्सेस में डिफिनेशन में डाल रहे हैं कि अवेलेबिलिटी होना चाहिए उसका, मतलब क्रेडिट का अवेलेबिलिटी होना चाहिए उसका। दूसरे लिटरेचर ये बता रहा है उसका आउटरीच होना चाहिए। आउटरीच का मतलब हुआ कि आप जहां पे हमको बैंक है, बैंक तक हमको पहुंच होना चाहिए। तो ये चीज इसमें एलिमेंट आपका है। तो इसके बेसिस पे हम इसको डिफाइन करते हैं। बहुत बार हम लोग लैंड के बेसिस पे इसको डिफाइन करते हैं कि भाई अगर आपका लैंड का क्रेडिट अमाउंट का और लैंड का हम लोग रेशियो के बेसिस पे उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये जो डिफिनेशन हमारा अलग अलग आ रहा है, ये अलग अलग लिटरेचर अलग अलग टाइप से एक ही टर्म को वो डिफाइन करता है। तो आपको भी अपने लिटरेचर में, अपने थीसिस में जितना भी टर्म यानी जितना भी वेरिएबल आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर के द्वारा आइडेंटिफाई किया है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं कास्ट, तो कास्ट का मतलब क्या, तो भाई कास्ट का हमारे पास एक स्टैंडर्डाइज जो है वो डिफिनेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि भाई जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, खत्म। तो हम अगर इसी को बोरो कर लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है हमने उसको बोरो कर लिया, तो हमको अपने तरफ से उसको डिफाइन करने का जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि कहेंगे कि कल्टीवेटर कौन है, अब आपको, या फार्मर कौन है, तो कहीं पे आपको टर्म यूज होगा फार्मर, कहीं पे टर्म यूज होगा आपको कल्टीवेटर, कहीं पे टर्म यूज होगा आपको पीजेंट, कहीं पे टर्म आपको होगा इस तरह से अलग अलग आपको एक ही किसान के लिए आपको टर्म यूज हो रहा है। तो आपको ये देखना होगा कि वो जो किसान का बात कर रहा है वो उसको किस चीज को ले रहा है। क्या वो हेड ऑफ द हाउस होल्ड को किसान मान रहा है, क्या वो बाकी लोगों को भी किसान मान रहा है, या
उस आदमी को किसान मान रहा है वो जिसके नाम पे जमीन है, ठीक है। या बहुत बार क्या होता है कि हम लोग शेयर क्रॉपिंग में देते हैं अपना जमीन जो है, जिसको बटेदारी हम लोग कहते हैं। तो शेयर क्रॉपिंग में अगर आप दे रहे हैं तो क्या वो किसान माना जाएगा? क्यों? क्योंकि उसके पास जमीन तो नहीं है। तो क्या उसको लोन मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का जमीन तो नहीं है। तो क्या उसको लोन देना चाहिए? तो ये जो अलग अलग इशू है, ये जो अलग अलग आपका एक ही टर्म के लिए वो है, वो भी लिटरेचर रिव्यू में अलग अलग लिटरेचर अलग अलग टाइप से उसको डिफाइन करता है। तो आपको भी अपने थीसिस में या अपने रिसर्च पेपर में डिफाइन करना पड़ेगा कि आप जो टर्म यूज कर रहे हैं उसका क्या मतलब है, किसान कौन है। तो अगर मान लीजिए कल्टीवेटर का अगर हम लोग डिफिनेशन लें, तो कल्टीवेटर में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेंसस में डिफाइन करता है उसमें कहता है कि कल्टीवेटर वो आदमी है जो कि आपका खेती करता है, ठीक है। जो खेती कर रहा है वो कल्टीवेटर है। जरूरी नहीं है कि उस आदमी के पास जमीन अपना हो, ठीक है। अगर वो खेती खुद से कर रहा है तो वो कल्टीवेटर में आएगा। लेकिन अगर वो खुद से खेती नहीं कर रहा, मान लीजिए वो किसी को जमीन दे दिया है, किसान मतलब ठेका पे दे दिया है, तो अगर उसने ठेका पे जमीन दे दिया है तो हम उसको कल्टीवेटर नहीं कर सकते हैं, सॉरी कल्टीवेटर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जमीन पे कुछ काम नहीं कर रहा, वो किसी को दे दिया है, वो उससे पैसा लेता, ठीक है। तो आप कल्टीवेटर अब किसको कह रहे हैं या फार्मर किसको कह रहे हैं? तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पे अगर आपने थीसिस में हम मान लीजिए अपने लिए जो लिखे, बोले हम कल्टीवेटर को ही फार्मर कह रहे हैं, तो हम साइनोनिम टाइप से यूज कर सकते हैं कि वो आदमी जो कि खेती कर रहा है। अब वो आदमी खुद के जमीन में खेती कर सकता है, दूसरे के जमीन में खेती कर सकता है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट पे लेके खेती कर सकता है। जो भी आदमी खेती कर रहा है वो किसान, वो आपका कल्टीवेटर की कैटेगरी में आएगा। अगर आदमी का जमीन भी है लेकिन वो खेती नहीं कर रहा है तो वो कल्टीवेटर के उसमें नहीं आएगा, वो उसको हम लोग उससे बाहर रहेंगे कि भाई कोई आदमी का जमीन है आप ठेका पे लगा दिए, वो कल्टीवेटर में नहीं आएगा, ठीक है। तो वैसे ही है कि अब सरकार को भी डिसीजन लेना होता है कि किस आदमी को आपको जो है मान लीजिए कि लोन देना है, मान लीजिए खेती के लिए लोन देना हो। तो जनरल जो आइडिया ये है कि आपको खेती के लिए लोन जो है वो आपको देना चाहिए उसको जिसके पास जमीन है, ठीक है। क्योंकि वो बैंक के लिए आसान है कि भाई जमीन का कागज दिखा दे, उसमें आपको लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट दिखाना होता है। एक बार आपने लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट दिखा दिया तो आपको मिल गया वो। लेकिन क्या है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट को ये पता है क्या, हमारा जो रिपोर्ट बहुत लोगों ने लिखा है on the basis of review of literature, on the basis of existing literature या रिपोर्ट या बुक, ये पता है गवर्नमेंट को कि आपका जरूरी नहीं है कि जिसके पास जमीन है वही खेती करे। तो इसलिए जब किसान क्रेडिट कार्ड का गवर्नमेंट बात करता है तो वो बात करता है कि जो खेती कर रहा है उसको आप क्रेडिट दे सकते हैं, चाहे वो बटाईदार हो या शेयर प्रॉपर हो, जिसको हम लोग शेयर प्रॉपर बोलते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे कोई वो आपका ठेका पे कोई लिया हो, या आप खुद से कर रहे हैं, या आपके नाम पे जमीन नहीं है, आपके दादाजी के नाम पे जमीन है, फिर भी अगर आप खेती कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, आपको क्या कहते हैं कि लोन लेने के लिए। तो ये सब चीज आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आप लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे आप क्या करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में आप जो है समराइज करते हैं कि अभी तक क्या लिटरेचर जो है आपको क्या कहते हैं कि एग्जिस्ट करता है। दूसरा कि आप जो एग्जिस्टिंग थ्योरी है, एक ये नया चीज बता रहे हैं, मतलब ये पहले भी पहले आपको नहीं बताया कि इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या थ्योरी एग्जिस्ट करता है, आपको वो भी बताना चाहिए अपने थीसिस में, और या अगर आप अपना रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें इससे रिलेटेड क्या एग्जिस्टिंग थ्योरी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब वो थ्योरी क्या एग्जिस्ट करता है तो वो भी पता चलता है आपका लिटरेचर रिव्यू के थ्रू। तो अगर आप अपने
थीसिस में या आर्टिकल में, लिटरेचर रिव्यू में थ्योरी को बताते हैं कि ये थ्योरी आपका इसमें जो है एग्जिस्ट करता है और ये थ्योरी ये कहता है, इस मतलब एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके थीसिस को अच्छा बनाता है, आपके रिसर्च आर्टिकल को अच्छा बनाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है, अगर अभी तक हम लोग देखें कि क्या क्या हम लोग देखें, तो आपका टॉपिक आइडेंटिफिकेशन हम लोग जो है इसमें कर रहे हैं, आपका जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि भाई, या एक तरह से कहे कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कि व्हाई दिस स्टडी, व्हाई आई हैव चूजन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि आप इस टॉपिक को क्यों सेलेक्ट किए। जनरली कभी आप जो अगर अच्छे जगह पे आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जब आप पहला प्रेजेंटेशन देने जाते हैं 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद, तो आपको पहला सवाल ये करता है कि व्हाई यू हैव सेलेक्टेड दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन आपका क्या कहते हैं लिटरेचर, कि आपको बताना पड़ेगा कि ये टॉपिक आपने क्यों चुना। ठीक है, फिर दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो ये बताते हैं कि आप ये ऑब्जेक्टिव जो है आपने चूज किया है, तो ये तो इस पे तो बाकी लोग भी काम किए हैं, तो आप नया क्या कर रहे हैं। तो जो नया क्या कर रहे हैं, मतलब पीएचडी क्यों करना है, भाई बाकी लोगों ने तो किया ही है, सबको पता ही है, तो वो जो क्यों कर रहे हैं का आंसर आता है लिटरेचर गैप से। क्योंकि रिसर्च क्या है कि ऐसा नहीं है कि रिसर्च में आप जो है कोई नोबेल प्राइज विनर कुछ काम कर रहे हैं, या नोबेल प्राइज विनर भी कुछ ऐसा कुछ 1000 चीज नया खोज दिया, नहीं। उसमें क्या किया कि वो एक चीज नया खोजा बस उसने, जो कि बाकियों ने नहीं खोजा था, और वो उसी बॉडी ऑफ नॉलेज में वो एक चीज, एक तिनका, एक लाइन, एक 2-4 लाइन या एक पैराग्राफ जो आप ऐड कर रहे हैं, वही आपका कंट्रीब्यूशन है। तो और वही आपके पूरे 200-250 पेज के थीसिस में वो आपका कंट्रीब्यूशन है, वो 4 लाइन, तो 4-5 लाइन। जब कभी आप वाइवा में जाए तो बोले कि ठीक है, ये सब तो आप ठीक बता रहे हैं, आप क्या किए हैं। तो आप क्या किए हैं का जो आंसर है वो यही है कि आपने जो रिसर्च गैप रखा है, क्या उसको अपने ऑब्जेक्टिव, अपने मेथोडोलॉजी विद द डेटा सपोर्ट उसको फुलफिल किया, और अगर किया तो आपने क्या पाया। ये चीज भी आपको जो है लिटरेचर रिव्यू से पता चलता है। ठीक है, और दूसरा चीज कि आप जो अपने वेरिएबल मेथोडोलॉजी और उससे जो रिजल्ट आप निकाल रहे हैं, उसके थ्रू जो आपको मिल रहा है, तो क्या वो एग्जिस्टिंग लिटरेचर से अलग है, या वो नया है, या वो जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है वो उसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या उसको कॉम्प्लीमेंट ना करके उसको चैलेंज कर रहा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये चीज एक जनरल बात कर रहे हैं कि आदमी जो आम जनभाषा में, आम जनमानस जो टॉक करता है, जब इलेक्शन हो या कुछ भी हो, वो कहता है अरे कुछ नहीं हुआ, सरकार कुछ नहीं किया, इतना साल में कुछ भी नहीं हुआ, ये एक जनरल स्टेटमेंट हुआ। लेकिन अगर हम एज ए रिसर्चर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट का हर एक इंडिकेटर में प्रोग्रेस हर एक जो है वो होते रहा है, और हमेशा जो है वो होते रहता है। तो क्या है कि जैसे ही आपका क्या कहते हैं कि टाइम बदलता है, तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्वेश्चन बदल जाता है, नया क्वेश्चन आता है। तो अभी तक जो रिसर्च वो उसमें जो खोज के रखा है, या अभी तक रिसर्च ने जो बताया है, हो सकता है कि वो आज के डेट में रेलिवेंट उतना ना हो, या हो भी तो कुछ नया चीज भी वो है, वो रेलिवेंट हो गया। ठीक है, तो अब वो नया चीज को आप कैसे बताएंगे, तो रिसर्च के बेसिस पे, अपने लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे, कि अभी तक ये काम हुआ है, ये काम जो है वो नया है, और हम इस पे जो है कर रहे हैं। अब सिंपल सा एग्जांपल है, आज के डेट में आप जो है अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब आप अगर क्या कहते हैं कि
जनधन योजना के पहले का देखें और जनधन योजना के बाद का देखें, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कुछ क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हो गया। जैसे कि पहले अगर पूछा जाता होगा जनधन योजना मतलब किसी फाइनेंशियल इंक्लूजन के क्वेश्चन में कि क्या आपके पास बैंक अकाउंट है, अगर ये सवाल अगर पहले रेलिवेंट क्वेश्चन एक हुआ होता होगा, तो आज के डेट में वो रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में मैक्सिमम आदमी के पास अकाउंट है, तो ये क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो अब क्या है कि अब हमको एज ए रिसर्चर ये नया क्वेश्चन फ्रेम करना पड़ेगा, नया क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा? लिटरेचर रिव्यू से कि भाई ये क्वेश्चन तो अब रेलिवेंट नहीं रहा, तो नया क्वेश्चन क्या है कि आपके पास खाता है तो क्या आप जो है कितना बार बैंक विजिट करते हैं उसको निकालने के लिए, क्या आपके पास लोन है, तो बैंकिंग सर्विसेज का क्या आप अवेल करते हैं। तो बैंकिंग सर्विसेज में अलग अलग है, आपका लोन है, आपका इंश्योरेंस है, आपका क्या कहते हैं कि बहुत सारा चीज है आपका उसमें। तो इस तरह से आप क्या कहते हैं कि उसमें बहुत सारा चीज को आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका क्या कहते हैं, पहले लोग मान के चलता था कि करप्शन आपका क्या कहते हैं कि एक फेनोमेना है, तो हो सकता है कि बहुत सारे नए लोग अब जो है सिस्टम में आ रहे हैं, तो बहुत लोग आज के डेट में जो है वो मना करते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं जो है। तो आपका जो प्री कंसीव नोशन है कि नहीं नहीं बैंक में तो आपका जो है वो एक तरह से कहिए कि पैसा देना ही पड़ेगा, जो कि हमारे रिसर्च में भी हमको देखने को मिला कि लोग ये मान के बैठे थे कि बैंक में घूस लगेगा ही लगेगा अगर हमको क्रेडिट लेना है। जबकि बहुत सारे केसेस में बहुत सारे बैंकों में नए लोग आए हैं और वो सीधा सीधे डिस्करेज करते हैं कि आप किसी को पैसा मत दीजिए, आप डायरेक्ट मेरे पास आइए, हम बैंक का आपका लोन अप्रूव करते हैं अगर आपके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स है तो, ठीक है, और नहीं भी है तो आपको हम बता रहे हैं यहां बन जाएगा, आप लेके आइए, किसी को बीच में मत लाइए, हम आपको दे रहे हैं। तो अब क्या है कि अब ये आपको जो है फिनोमिना जो है ये दिख रहा है, तो अब ये कैसे पता चलेगा? तो आपको जो है पता चलेगा आपके रिसर्च से, आपके वेरिएबल आइडेंटिफिकेशन से कि आप एक नया वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ही एक तरह से कहिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और दूसरा है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बिना रिसर्च इम्पॉसिबल है। मतलब अगर आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर आप ढंग से नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि टाइम पास कर रहे हैं, बेसिकली कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको आपके टॉपिक के बारे में आप लिटरेचर जो है वो पता होना चाहिए, जो करंट में लिटरेचर है, जो एग्जिस्टिंग लिटरेचर है, जो पास्ट लिटरेचर है, वो सब चीज जो है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का एक और चीज, एक और क्या कहते हैं कि खूबी यह है कि आप जो है पूरे थीसिस का क्या स्ट्रक्चर, या आपने जो है अगर आप लिटरेचर लिख रहे हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर के पार्ट में, तो उसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर का मतलब है कि सिस्टम उसका क्या होगा, आप पहले किसको रखेंगे, बाद में किसको रखेंगे, उसके बाद क्या रखेंगे। तो ये भी आपको उससे पता चलता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर से। अब जैसे कि आप मान लीजिए कि हमको कोई एक लिखना है थीसिस, तो हमको लिटरेचर रिव्यू वाला जो पार्ट है, वैसे तो वो दोनों चीज में आता है, एक अलग से लिटरेचर रिव्यू भी डालते हैं, और जो एक नया ट्रेंड चला है कि हम जो है अपने चैप्टर में ही लिटरेचर रिव्यू डाल देते हैं। तो दोनों मेथड लोग अपना रहे हैं आज के डेट में। तो अब उसको कैसे लिखें, अपना हम मतलब अगर हमने रिव्यू किया है तो कैसे करें जो है। तो सबसे पहले आपको रिव्यू लिखने के टाइम में आपको जो स्टार्ट करना है वो ब्रॉड से स्टार्ट करना। ब्रॉड से क्या, अगर मान लीजिए कि एग्रीकल्चर क्रेडिट आपका जो है एक्सेस टू एग्रीकल्चर क्रेडिट है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है। लेकिन क्या है कि वो जो एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है वो बताने का जो पार्ट है बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस उस पर नहीं है, एग्रीकल्चर क्रेडिट क्या है वो फोकस नहीं है, मेरा फोकस है एक्सेसिबिलिटी पे, ठीक है। तो जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है आपको जो क्या कहते हैं कि यहाँ पे कि क्रेडिट को एक्सप्लेन करना, तो हमारा उसको बहुत ही लिमिटेड स्पेस में ब्रॉडर रूप से हम एक्सप्लेन करेंगे, और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग उसको एक तरह से स्टार्ट करेंगे कि भाई क्या क्रेडिट का हिस्ट्री रहा है इंडिया में,
क्रेडिट का हिस्ट्री सर का मेरा मतलब है कि फॉर्मल क्रेडिट का क्या हिस्ट्री रहा, इनफॉर्मल क्रेडिट का क्या हिस्ट्री रहा। तो चूंकि हमारा फॉर्मल पे अगर फोकस है तो इनफॉर्मल के पार्ट को थोड़ा कम रखेंगे, फॉर्मल के पार्ट को थोड़ा ज्यादा रखेंगे। यहां से हम लोग अपना आउटलाइन बनाएंगे। ठीक है कि भाई सबसे पहले कब जो है हमारा ये फॉर्मल क्रेडिट का सिस्टम आया, तो कुछ केस में अंग्रेज लोग लेके आए। फिर आपका आता है जो कॉर्पोरेटिव का जो है हमारा एक उदय होता है, फिर उससे हमारा जो है बेसिक वहां से डेवलपमेंट होता है। आरबीआई का 1935 में गठन होता है, फिर उसमें जो है हमारा वो ऐड करता है, वो पुश करता है फॉर्मल क्रेडिट के साइड को। फिर आपका आता है आगे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो आपका यहाँ पे एसबीआई का स्थापना होता है 55 के आसपास। जो है नेशनलाइजेशन एक बहुत बड़ा वो है आपका, जो कि बूम एक तरह से कहे कि इसको पुश करता है आपको कि नहीं, आपको जो है रूरल एरिया में भी आपको बैंक आपको खोलना पड़ेगा लीड बैंक स्कीम के तहत जो है, और आपको जो है प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना पड़ेगा। और प्रियोरिटी सेक्टर में भी आपको एक सर्टेन परसेंट, मान लीजिए अभी के केस में 18% जो है आपको एग्रीकल्चर के केस में आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि लिटरेचर जो है आपको ये हम जो है एक बिल्डअप करेंगे अपने उसको कि ये कैसे है। तो ये क्या है, ब्रॉड है, ये अभी तक हम लोग ब्रॉड है, तो ब्रॉड से हम लोग करते करते ले आएंगे अभी तक में क्या कहते हैं 2020 तक में। और उसको बहुत ज्यादा नहीं खींचेंगे कि भाई पता चला 20 पेज उसी में लिख दिए, नहीं, वो हमारा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। उसको हम चाहे तो एक पेज में समेट लेंगे। ठीक है, और फिर हम दूसरे पेज में हम फोकस करेंगे, एक्सेस पे फोकस करेंगे। एक्सेस में हम लोग जो है क्या कहते हैं कि एक्सेस टू क्रेडिट पे फोकस करेंगे। फिर उससे रिलेटेड क्या क्या लिटरेचर है, तो आप उसमें जब साइड करते जाते हैं तो आप उसको सीक्वेंस में करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुराना जो मेथड हमारा था लिटरेचर रिव्यू का, उसमें हम लोग क्या करते थे कि किसी एक लिटरेचर को लिए, मान लो कि आपका क्या कहते हैं कि किसी एक का लिटरेचर है, मान लो स्वामीनाथन का लिटरेचर है, अब उसका कोई आर्टिकल है, तो स्वामीनाथन के आर्टिकल को हम लोग क्या करते थे कि डाल देते थे स्वामीनाथन 2005, और फिर उसके पूरे लिटरेचर को हम लोग एक दो पैराग्राफ में लिखते थे, एक पैराग्राफ में। और फिर दूसरे आर्टिकल को हम लोग लेते थे कि भाई कुमार 2004, और फिर जो है हम उसको डालते थे। और फिर मान लीजिए कि या पांडे 2020, हम जो है फिर उसके डालते थे। ये पुराना मेथड था लिटरेचर रिव्यू करने का जो हम लोग पहले करते थे। ये मेथड अब ऑब्सोलीट हो गया है, ये अब जो है इररिलेवेंट हो गया है, और इसको आज के डेट में सही नहीं माना जाता है। आज के डेट में जो लिटरेचर रिव्यू करने का आपका थीसिस में जो तरीका है वो ये है कि आप एक कंटिन्यूअस में लिख रहे हैं, और जहां जहां आपका जो है आप मतलब कि एक तरह से मान लीजिए कि हम अगर बता रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर स्टडी सेज एजुकेशन इज अ सिग्निफिकेंट वेरिएबल इन डिटरमाइनिंग एक्सेस टू क्रेडिट, तो अगर हम ये कह रहे हैं तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि और कौन कौन सा स्टडी ये बात कह रहा है, ये इससे सिमिलर बात कर रहा है। तो हम एजुकेशन एज ए वेरिएबल को अगर हम लोग बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है या फिर वो डिटरमाइन करता है, तो हम उससे रिलेटेड जितना भी हमारा स्टडी है उसको एक जगह पे डालेंगे कि भाई कोई 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 कह रहा होगा कि ये जो है आपका 0.3% इफेक्ट करता है, कोई कह रहा होगा कि ये 0.7% इफेक्ट करता है, कोई दूसरा स्टडी कह रहा होगा कि ये जो है इनसिग्निफिकेंट है, या कोई स्टडी कह रहा होगा कि इफेक्ट नहीं करता है। तो आपको जितना भी उस वेरिएबल के बारे में जितना भी स्टडी है, आपको एक जगह पे आपको लिखना पड़ेगा और फिर उसको साइट करना पड़ेगा। तो साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब लिटरेचर रिव्यू का बहुत ही क्या कहते हैं कि मेन चीज है आपका साइटेशन। जो भी चीज आप कहीं से, एक तो आज के डेट में आपको पता होगा प्लेजरिज्म एक बहुत बड़ा चीज है, तो आपको प्लेजरिज्म का ध्यान रखना। तो प्लेजरिज्म सबसे ज्यादा जानते हैं किसमें आता है? सबसे ज्यादा प्लेजरिज्म आता है लिटरेचर रिव्यू में। क्यों? क्योंकि आप जनरली क्या करते हैं कि दूसरे आदमी का लिटरेचर पढ़े, उसको कॉपी किए, उसको पेस्ट कर दिए, और हम उसको साइट नहीं किए, या एज इट इज हम उसको डाल दिए, जो है कि ये
अब क्या है कि वो आप दूसरे का चोरी कर रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं कि ये दूसरे का चीज हम ले रहे हैं। सबसे पहले तो दूसरे का चीज चोरी नहीं करना। तो अगर हम दूसरे का चीज ले रहे हैं तो उसी चीज को अपने भाषा में लिखना, एज इट इज नहीं लिखना। अगर ऐसा मजबूरी हो कि उसको एज इट इज लिखना ही है तो आपको उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ेगा और फिर उसको साइट करना पड़ेगा। साइटेशन का भी अलग अलग मेथड है, वो जो आपको साइटेशन पढ़ा रहे होंगे वो बता देंगे आपको, ठीक है। तो और इवन इफ कि आप दूसरे का कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल इतने परसेंट पे सिग्निफिकेंट है, ये हमको मान लीजिए कि किसी कैलाश सरब के लिटरेचर से हमको मिल रहा है, तो भले ही आपको उसको अपने भाषा में आप लिखें लेकिन आपको वहां साइट करना पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग मेथड है, एमएलए है, एपीए है, शिकागो है, वो अलग अलग मेथड है। इसको हम लोग कहते हैं इन टेक्स्ट साइटेशन। क्या ये क्या साइटेशन है? इन टेक्स्ट। आप जो है टेक्स्ट के अंदर साइट कर रहे हैं। और इन टेक्स्ट साइटेशन जब आप लोग अलग अलग, आज के डेट में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जैसे मिंटले है, जोटेरो है, तो हम लोग उसके माध्यम से भी करते हैं, या आप लोग जो है ये गूगल स्कॉलर पे जाकर भी अलग अलग उसमें दिया हुआ है, शिकागो से करना है तो उसका भी उसमें दिया है, कॉपी करके पेश कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपको साइट करना पड़ेगा और फिर उसी के बेसिस पे लास्ट में आप जो रेफरेंस डालते हैं, बिब्लियोग्राफी डालते हैं, वो बनता है। तो इस तरह से आप एक वेरिएबल को आप लिखते हैं, फिर उसी के कंटिन्यूअम में दूसरा वेरिएबल आप लिखते हैं। तो पहले मान लीजिए कि हमने जो है एजुकेशन को लिखा, तो अब लैंड को लिखना पड़ेगा। लैंड के बारे में अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं जो है उसको अपने भाषा में लिखना है। टास्क के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है एक्सेस में। कमीशन के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या ये इंपॉर्टेंट वेरिएबल है एक्सेस में। तो वो आपको स्टेप वाइज पहले हम जो है एक तरह से होल बता दिए कि क्या है हमारा, फिर हम जो है वेरिएबल स्पेसिफिक हम लिटरेचर को करते चले गए और सारे को हम लोग करके इस तरह से फिर सेकेंडरी डेटा में क्या स्टडी है, प्राइमरी डेटा में क्या स्टडी है, करते 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 हम सारे वेरिएबल को बता दिए। और ये बताएंगे कैसे, लिटरेचर के बेसिस पे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारा एक तरह से समझिए कि इंपॉर्टेंस है। मेथोडोलॉजी में भी हम पहले ही बता दिए हैं क्या मेथोडोलॉजी चूज करेंगे, तो लिटरेचर रिव्यू के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो एक चीज हमारा क्या कहते हैं कि यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू का आपका जो है कि कैसे करें, ठीक है। ये तो हम हो गया कि कैसे लिखें हम लिटरेचर रिव्यू को, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमारा लिटरेचर रिव्यू, क्यों करना चाहिए लिटरेचर रिव्यू। अब यह इंपॉर्टेंट कैसे करें लिटरेचर रिव्यू, मतलब तो कैसे करें में तो हमारा आता है कि भाई कि पहले तो क्या सोर्स है। तो जनरली आप लोगों को पता होगा कि क्या क्या सोर्स है। एक हम भी आउटलाइन आपको कर दे रहे हैं कि आपको स्कॉलरली आर्टिकल को देखना है, वो चीज आपका इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर कहीं स्कॉलरली कहीं पे है तो हमको उसको भी हम लोग साइड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज को आप बोरो कर रहे हैं वो किसी अच्छे या तो बुक में या जर्नल में या रेपुटेड न्यूज़पेपर में या रेपुटेड मैगजीन में वो पब्लिश हो, तभी वो वैलिड माना जाएगा। अगर वो रेपुटेड बुक में या रेपुटेड जर्नल में नहीं है या मान लीजिए आप जो है सिंपल दैनिक जागरण से कहीं से उठा लिए या कोई लोकल जो है कोई आपका खबर है, क्या बोलता है, बहुत सारा होता है, नया देश, नया भारत, कोई अपना अपना घर में भी अखबार छापते रहता है। आजकल अखबार सब जगह मिलता है, या बहुत सारा न्यूज पोर्टल अपने मतलब खुल गया है, सब अपना अपना न्यूज पोर्टल खोल दिया है। तो हमको ये देखना होगा कि हम जो उठा रहे हैं ये जगह जो है वो क्या ऑथेंटिक है, क्या इसका कुछ रेपो है, कोई वैल्यू है एकेडमिया में, क्या एकेडमिक के लोग उसको साइट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो नहीं यूज करेंगे उसको, लेकिन अगर यूज करें, जैसे कि हम लोग जो है कुछ केसेस में द हिंदू के कुछ आर्टिकल को, कुछ चीज को हम लोग एक तरह से ऑथेंटिक मानते हैं। ईपीडब्ल्यू में अगर कुछ छप रहा है, उनका ईपीडब्ल्यू भी एक मैगजीन छापता है, लेकिन अगर उसमें कुछ छपता है तो हम लोग मानते हैं कि नहीं ये ऑथेंटिक होगा आपका।
ठीक है। तो इस तरह से आपका मैगजीन भी है आपका। अब बहुत सारा और भी फालतू फालतू मैगजीन है, तो हम उसको कोट नहीं करेंगे। जो ऑथेंटिक मैगजीन है, और दूसरा मतलब इसका थंब रूल ये है कि देखिए कि जो लिटरेचर साइट कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है। तो लिटरेचर रिव्यू का सबसे पहला मतलब एक तरह से कहिए कि कैसे करें, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने टॉपिक पे जो है कुछ भी लिटरेचर, अच्छा साइटेड लिटरेचर खोजिए, उसके रेफरेंस में जाइए, उसके रेफरेंस को सारे को खोजिए, फिर उसके रेफरेंस में जाइए, फिर उसके रेफरेंस को खोजिए, फिर उसके रेफरेंस में जाइए, और भी एक चेन बनता है आपका। और इस थ्रू अगर जाएंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये मतलब गारंटी है कि वो एक रेपुटेड जर्नल या रेपुटेड बुक या रेपुटेड आपका क्या कहते हैं कि प्लेसेस से, पब्लिशर से या गवर्नमेंट पब्लिकेशन से वो आपको लिया होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट पब्लिकेशन अच्छा माना जाता है। अगर कभी भी आप गवर्नमेंट के पब्लिकेशन को साइट कर रहे हैं तो वो आपका सही माना जाएगा। अगर आपको कोई भी आपका क्या कहते हैं कि यूजीसी केयर लिस्ट में कोई जर्नल है, उससे अगर आप कुछ ले रहे हैं तो वो उसको आपको सही माना जाएगा। अगर आप ABCD या साइंस मतलब इसमें क्या बोलते हैं डायरेक्ट के बहुत सारे जर्नल में अगर कोई पब्लिश हुआ है उसको आप देख रहे हैं, वेब साइंस में अगर कुछ है उसके बहुत सारे जर्नल में अगर पब्लिश हुआ है तो वो आपका ऑथेंटिक आपका माना जाएगा। तो आपको तय करना होगा कि क्या ऑथेंटिक है, उसी को लें। जो ऑथेंटिक नहीं है, गॉसिप है, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब चीज को नहीं लेना। सिंपल तरीका और है लिटरेचर खोजने का। तो लिटरेचर का आपका जो वो है कि भाई ऑफलाइन आपको अवेलेबल हो सकता है, ऑनलाइन आपको अवेलेबल हो सकता है। ऑफलाइन आपको लाइब्रेरी में हो सकता है, बुक के फॉर्मेट में और जर्नल के फॉर्मेट में। आज के डेट में चूंकि डिजिटल हमारा क्या कहते हैं जमाना है, तो हमारा मैक्सिमम टाइम पे हमारा जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है वो बहुत सारे जर्नल को सब्सक्राइब करके रखता है, या बहुत सारा जो ग्रुप ऑफ जर्नल, मतलब एक तरह से कहिए कि जैसे कि साइंस डायरेक्ट है, तो साइंस डायरेक्ट के अंदर बहुत सारा जर्नल है जिसको कि आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आपके यूनिवर्सिटी साइंस डायरेक्ट सब्सक्राइब किया है तो उसके अंदर आपको बहुत सारा जर्नल का एक्सेस मिलता है। अब मान लीजिए कि आपको JSTOR अगर सब्सक्राइब किया है आपका यूनिवर्सिटी, तो आपको जो है उसका बहुत सारा जो है जर्नल का एक्सेस मिलता है। EPW हो या कोई भी हो, मैक्सिमम का एक्सेस मिलता है आपका। इसके अलावा मान लीजिए हमारा यूनिवर्सिटी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा यूनिवर्सिटी थोड़ा पीछे है या हमारा कॉलेज थोड़ा पीछे है, हमारा उसको सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसके अलावा भी हमारे पास मेथड है। सबसे पहला मेथड तो यही है कि अपना रिसर्च टॉपिक को गूगल स्कॉलर को खोलिए, उसमें एडवांस सर्च का ऑप्शन आता है, लेफ्ट साइड में जो है 3 लाइन खींचा होगा, उस पर क्लिक करिए, उसमें एडवांस सर्च का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करिए। फर्स्ट में मांगेगा टाइटल, उसको डालिए, उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड, टाइम लिखा रहता है कब से कब तक का चाहिए, उसको डालिए, और फिर आपके टॉपिक से रिलेटेड जितना भी आपका लिटरेचर है जो पब्लिश्ड है ऑनलाइन, वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो लिटरेचर हम चूज कर रहे हैं वो साइटेड हो, तो उसमें नीचे लिखा होगा साइट। तो साइट में देखिएगा कि साइटेशन जो है वो किसको ज्यादा मिला है। तो अगर किसी को मोर देन 10, 20, 30 और उससे ज्यादा मिला है तो हम लोग मानेंगे कि ये जो है आपको, और वो पुराना है तो हम मानेंगे कि ये सही है। अगर नया अगर कोई पब्लिकेशन पब्लिश हुआ है तो उसमें हो सकता है कि 5-10 साइटेशन तो आ ही जाता है। साइटेशन का ध्यान रखना है कि अगर साइटेड है तो सही होगा। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि ऐसा आप लोग एक अनऑफिशियल थंब रूल हम लोग हम उसको ले सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या है कि मान लीजिए कि आपको इसमें बहुत सारा तो ऐसे ही PDF डाउनलोड हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारा का आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि आपके यूनिवर्सिटी ने सब्सक्राइब नहीं किया, मान लीजिए हम अपने घर में जो है डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आपको JSTOR से डाउनलोड नहीं होगा, वो पैसा मांगेगा आपसे, प्रीमियम करिए। आप साइंस डायरेक्ट में जाइएगा, वो भी आपको पैसा मांगेगा।
ईपीडब्ल्यू में जाइएगा तो आपको वहां भी पैसा मांगेगा। ईपीडब्ल्यू का आर्काइव भी बहुत रिच है सोशल साइंस के रिसर्च के मामले में, तो सोशल साइंस आर्ट्स के रिसर्च के मामले में ईपीडब्ल्यू का आर्काइव भी बहुत रिच है। तो उसमें अगर जा रहा है तो वो भी आपको क्या कहते हैं कि पैसा मांगेगा। तो कुछ तो आप पैसा दे के ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको आपको नहीं देना है तो आपको बाईपास करने का भी तरीका है। ऑल्दो इट इज इलीगल, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम चूंकि हम लोग एक गरीब कंट्री में रहते हैं, पैसा हम लोग के पास कम है, तो हम लोग वो सब मेथड अपनाते हैं। तो क्या है कि कुछ कुछ हमारे पास वेबसाइट जैसे कि साइंस साई हब करके है, जो है वो आपका है xyz.com करके है, वो लाइब्रेरी है आपका। तो ये सब लाइब्रेरी में आप जाइए और वहां पे जो भी लिटरेचर आपको चाहिए उसको डालिए, वो आपको जो है आपको दे देगा। डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए आराम से, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि उसको साइड करिए। एक और चीज है कि जब भी आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि रिसर्च पे जब आप काम करते हैं तो साइटेशन को आप लोग हल्के में लेते हैं या सोचते हैं कि अरे अभी क्या कर रहे हैं, बाद में कर लेंगे। वो बहुत ही गलत तरीका है। आपको चाहिए कि आप साइटेशन से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है उसको आप डाउनलोड कर लें। जैसे कि आपको मिंडले है, आपका जोटेरो है, ये सब सॉफ्टवेयर, अगर कोई भी एक सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं, फ्री है ये। इसको डाउनलोड करके उसमें आपको सेव करने का ऑप्शन रहता है। नहीं होगा, नहीं मालूम अगर चल रहा है तो गूगल में आप सर्च कर सकते हैं कैसे हम इसको यूज करें, उसके थ्रू आप साइट करें। तो आप जब इन टेक्स्ट साइटेशन करेंगे तो वो भी हो जाएगा, और जब आपको रेफरेंसिंग करना होगा लास्ट में, बिब्लियोग्राफी जब चाहिए, तो वो भी आप एक साथ जितना भी साइट किए हैं उसको एक बार में आप बिब्लियोग्राफी ले आएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका जो है ये चीज भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा आपका इसके अलावा आप लोग का अगर कोई सवाल है तो हम क्या कहते हैं कि इसमें देखना चाहेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बताएंगे। सुनाई पड़ रहा है अभी कोई भी? हेलो? यस सर सुनाई दे रहा है। ओके ओके, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, जैसे रिव्यू लिटरेचर करते हुए हमको हम जो वेरिएबल्स जानने चाहते हैं हमारे के लिए, तो आपका आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब आ रहा है, बताइए मुझे। हेलो सर। हाँ हाँ सर, जैसे रिसर्च के लिए जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर निकालती हूँ, और उसमें भी कि मिक्स रिजल्ट में वो था, तो फिर उस वेरिएबल को लेना ही या नहीं लेना चाहिए, ये डिसाइड करते। नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं था, एक बार फिर से हमको अगर क्लियर करें, या फिर आप चैट बॉक्स में लिख दें तो फिर चैट बॉक्स में अगर लिख दें तो हम उसको देख सकते हैं। देखिए, हाँ, तो अब क्वेश्चन आने दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। अब है कि हम कुछ चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि भाई कैसे हम करें। तो आप देखेंगे उसमें कि लिटरेचर रिव्यू करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम अगर 500 लिटरेचर है तो हम उसको बैठ के सबको पढ़ें। संभव भी नहीं है, संभव अगर है भी तो बहुत टाइम टेकिंग है। दूसरा है कि आपको उसमें बहुत सारा समय आपका जो है आपका जाएगा। तो स्मार्ट तरीका यह है कि आप सर्च कर लीजिए, आपको डाउनलोड कर लीजिए, और फिर उसके इंट्रोडक्शन में जाइए। इंट्रोडक्शन के पहले आप उसका एब्स्ट्रैक्ट देखिए। एब्स्ट्रैक्ट जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है भी कि नहीं। ठीक है, तो अगर आपको ये लगता है कि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, इसमें हमको काम का चीज मिल सकता है, तब तो फिर उसको आगे पढ़िए। और अगर आपको ये लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के कि आप ये हमारे काम का नहीं है, तो उसको वहीं ड्रॉप करिए, उसको वहीं पे छोड़िए और अगले लिटरेचर की तरफ बढ़िए। अब जरूरी नहीं है कि हम 10 पन्ना हमेशा पढ़ के ही हम उसको जो है जाने।
तो आप उसके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ेंगे जब, तो एब्स्ट्रैक्ट पूरा क्लियर कर देगा कि ये पूरे में क्या लिखा है। मान लीजिए एब्स्ट्रैक्ट से क्लियर नहीं हो रहा, तो हम लोग फिर इंट्रोडक्शन में जाएंगे और इंट्रोडक्शन में देखेंगे। जब एक पेज का इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो चीज पे हम काम कर रहे हैं वही चीज का बता रहा, या फिर कुछ ये अलग चीज बता रहा जो कि हमारे मतलब का नहीं है। तो इसको आप लोग इस तरह से छोड़ सकते हैं वहां पे। तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के आप छांट सकते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ के आप छांट सकते हैं कि हमारा ये लिटरेचर काम का है कि नहीं है। फोकस क्या रखना है लिटरेचर रिव्यू करते समय, या हमको लिटरेचर रिव्यू करना जब हम कर रहे हैं तो हमको फोकस रखना यह है कि ये हमको आइडेंटिफाई कर लेना है। तो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेंगे टॉपिक क्या चूज किया, क्यों? क्योंकि हम उससे सिमिलर टॉपिक अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं। टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिए तो आपको क्या करना है कि टॉपिक देख लीजिए, उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्ट देख लीजिए, इंट्रोडक्शन देख लीजिए, और फिर अगर काम का है तो आगे बढ़ते हैं और वेरिएबल आइडेंटिफाई करते चले जाइए। पहला लिटरेचर पढ़े, वेरिएबल नोट डाउन करते चले गए और वहीं पे लिख दिए, जहां भी पेज में कर रहे हैं या लैपटॉप में कर रहे हैं वहीं पे लिख दिए कि ये जो वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई किया है किससे लिया है हमने, किससे इन द सेंस कि उसका रेफरेंस क्या है, उसको भी वहां पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए या उसको साइट कर दीजिए, ताकि जब बाद में आपको लिटरेचर रिव्यू लिखना होगा तो आप तो ये नहीं खोजना होगा कि ये जो हमने लिया है ये कहां से लिया है। बड़ा समस्या आता है कि हम लोग पढ़ते चले जाते हैं, तो जब हमको लिखना होता है तो हमको ये पता नहीं रहता है कि भाई हमने जो पढ़ा उसमें से काम का क्या चीज था, और अगर हमने कोई चीज पढ़ा हमको याद है लेकिन वो किसमें पढ़ा है, किस बुक में पढ़ा है, किस जर्नल में पढ़ा है, वो हमको नहीं मालूम है। तो अगर हम पढ़ते समय ही उसको हम लोग अगर रेफरेंसिंग कर देंगे, रेफरेंसिंग इन द सेंस कि जहां पे भी उसको लिख रहे हैं उसको अगर लिख देंगे कि यहाँ से हमने लिया है, या उसका पूरा रेफरेंस का तरीका होगा उसको हम लोग कर दिया गया, तो आप जब उसको आप क्या कहते हैं, मान लीजिए एजुकेशन एक वेरिएबल है, 10 आदमी एजुकेशन पे अलग अलग बात कहा है, तो हम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को लिख दिए और जो जो बात अलग अलग 10 लिटरेचर 20 लिटरेचर कहा उसको हम लिखते चले गए अपने भाषा में, और फिर नीचे साइड भी करते चले गए। ये जो बात है ये इसने कहा, ये बात जो है इसने कहा। हमारे पास एक ही वेरिएबल पे 20 आदमी का कथन हमको मिल जाएगा अपने भाषा में, और हमको ये भी मिल जाएगा कि किसने कहा है। वो नीचे साइटेशन, हमारा लिटरेचर का जो रेफरेंस है वो भी वहां पे हमारे पास है, वो हम साइट कर दिए हैं वहां पे। तो जब हम बाद में हम जब लिखेंगे फाइनल थीसिस में, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, अपने डेस्कटॉप में जाएंगे, देखेंगे कि हमने एजुकेशन वेरिएबल के बारे में कहाँ लिखा है, किस पेज में लिख के रखा है, उसका नाम दे देंगे एजुकेशन या हेल्थ, और फिर हम देख लेंगे ये है, उसको उठाएंगे, उसको पेस्ट कर देंगे अगर अपने भाषा में लिखा है, और नहीं लिखा अपने भाषा में तो उसको अपने भाषा में करके उसको वहां पे हम अरेंज कर लेंगे, और फिर जो है जितना साइटेशन हम लोग है उसको करते चले जाएंगे और फिर आएगा। क्योंकि आपको रेफरेंस का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा कि क्यों रेफरेंस कर रहे हैं। रेफरेंस इसलिए कर रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि हम अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, ये ऑथेंटिक काम है। लोगों ने ऑथेंटिक ऑथेंटिक रिसर्च करके ये बात कहा है, ठीक है। तो ये चीज आपका है। और दूसरा कि जो बाद में आपके काम करने वाले आएंगे, जो आपका थीसिस पढ़ेंगे, आपका आर्टिकल पढ़ेंगे, तो उनको पता चलेगा कि भाई इस टॉपिक पे क्या क्या काम हो चुका है, तो वो उनको इस तरह से आपका पता चलता है। ये चीज हमारा यहाँ पता। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? अच्छा हाँ सर, व्हेन वी आर रिव्यूइंग द पेपर, इनका क्वेश्चन है सर, व्हेन वी आर रिव्यूइंग द पेपर, if there is a variable which is showing mixed result, slim some paper the variable is showing significant difference and some it is not showing any difference, then how to decide it should be keep that variable or work on that variable or not? देखिए,
आप मान लीजिए कि 10 रिव्यू ऑफ लिटरेचर किए, उसमें हो सकता है कि 7 ने कहा कि ये सिग्निफिकेंट है, और सिग्निफिकेंट के बाद वो डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट भी बता रहा है कि कितने पे है वो, और फिर ये भी बता रहा है कि कितना उससे प्रभावित हो रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि भाई अगर 1 यूनिट चेंज होगा तो कितना यूनिट चेंज होगा, 100% चेंज हो रहा है तो ये कितना परसेंट चेंज करेगा। तो आपको अगर कुछ सिग्निफिकेंट नहीं बता रहा है तो उसको हटा देना, जो सिग्निफिकेंट बता रहा है उसको लेना। Thank you so much, sir. Thank you, everyone. Is class over now? वॉइस क्लियर है हमारी? जी सर। यस सर, आ रही है। आगे से आवाज आ रही है। यस सर। तो चलिए, इस सेशन में हमने देखा कि सबसे पहले जो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, दैट प्लेइंग द इम्पोर्टेंट रोल टू डिटरमाइन द वेरिएबल्स, और इसके लिए जैसे कुछ प्रश्न हैं जो आप लोग पूछना चाहते, जैसे आपका अभी एक था कि कौन से वेरिएबल्स को हम लोग सिलेक्ट करते हैं या कौन से वेरिएबल को सिलेक्ट नहीं करते हैं। इन पर डॉक्टर नीलेश कुमार जी ने आपको विस्तृत रूप से हाँ सर। तो क्या डिस्कनेक्ट हुआ प्रॉब्लम? हाँ, वो डेटा खत्म हो गया था। कोई बात नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो हम ये बता रहे थे, देखिए आपको ये देखना है कि सिग्निफिक आप जो काम कर रहे हैं उसमें वो वेरिएबल सिग्निफिकेंट आ रहा है कि नहीं। तो लिटरेचर में तो आप साइड कर देंगे सीधा सीधी कि ये लिटरेचर में कह रहा है कि सिग्निफिकेंट है, काम खत्म। नॉट सिग्निफिकेंट तो बहुत सारे में होगा, उसको छोड़ देना, ठीक है। लेकिन जहां जहां सिग्निफिकेंट है उसको रखना है हमको, वो लिटरेचर में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। इसके बाद हमको ये भी देखना है कि ये तो हो गया रिव्यू के टाइम। जब हम लोग डेटा निकाल लेते हैं तो तब हमको अपने उसमें क्या बोलते हैं कि अपने स्टडी में ये देखना होता है कि क्या वो सिग्निफिकेंट है मेरे रिजल्ट में। तो मान लीजिए कि मेरे रिजल्ट में सिग्निफिकेंट है, तब हम सपोर्ट कराते हैं बाकी लिटरेचर से कि हम जो रिजल्ट निकाले हैं वही रिजल्ट बाकी लोगों ने भी निकाला है। या मान लीजिए कि हमारा रिजल्ट उनके रिजल्ट से अपोजिट आता है, तो कोई अगर कह रहा है कि आपका जो वेरिएबल है वो नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहा, सॉरी एक तरह से उसका नेगेटिव वो है, डायरेक्शन है। यानी कि अगर मान लीजिए कि एजुकेशन बढ़ने से क्राइम बढ़ने लगे, ये रिलेशन हमको मिल रहा। अब कुछ लिटरेचर कह रहा है कि एजुकेशन बढ़ने से क्राइम घटता। अब तो अभी दो टाइप का आपका लिटरेचर है, तो आप जब साइट करते हैं तो दोनों को कर देंगे शुरुआत में लिटरेचर में, लेकिन जब आपका रिजल्ट आएगा तो तब भी आप साइट करते हैं कि हम जो रिजल्ट निकाले हैं कि एजुकेशन बढ़ने पे क्राइम रेट घटता है, ये जो है इन लोगों ने भी उसको पाया है, इसलिए जो हम बात कर रहे हैं वो जो है वो ऑथेंटिक बात है, ठीक है। वो मतलब ऐसे नहीं है, इस तरह से हम लोग उसको बताते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।